एक मतदाता सुबह उठता है, लाइन में खड़ा होता है, कभी धूप में, कभी बारिश में, कभी घंटों इंतजार करके और आखिर में वोट डालता है। उसे लगता है कि वह यह फैसला कर रहा है कि अगले 5 साल तक कौन राज करेगा। वह किसी पार्टी पर भरोसा करता है, उसकी विचारधारा पर भरोसा करता है, उसके वादों पर भरोसा करता है और फिर वोट देता है। लेकिन सोचिए, अगर चुनाव खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद या कुछ साल बाद वही चुना हुआ नेता पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चला जाए, तो उसे उस मतदाता का वोट का क्या हुआ जिसे वह चुनकर भेजता है। अगर वही बाद में किसी दूसरी विचारधारा का झंडा उठाकर खड़ा हो गया, तो फिर लोकतंत्र में मतदाता की कीमत आखिर कितनी रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं द कॉमन मैन ऋष एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। पिछले कुछ सालों में भारत की राजनीति में एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है, ऑपरेशन लोटस। कुछ लोग इसे राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, कुछ लोग इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यह राजनीतिक स्वभाव की प्रक्रिया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह जनादेश की चोरी है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ऑपरेशन लोटस सच में है? अगर है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हर बार सरकार बदलने के बाद या किसी पार्टी में टूट होने के बाद बीजेपी का नाम ही क्यों सामने आता है? शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कई पार्टियों में टूट क्यों हो रही है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे खेल में आम आदमी, आम मतदाता कहाँ खड़ा है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, ऑपरेशन लोटस कोई आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह किसी कानून में लिखा हुआ शब्द भी नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक शब्द है जो समय के साथ भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया। यह शब्द बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल से निकला है। कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे ऑपरेशन कमला कहा जाता था। बाद में पूरे देश में ऑपरेशन लोटस के नाम पर जाने लगा। सीधी भाषा में कहें तो किसी राज्य में अगर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों के विधायक या सांसद अपनी तरफ करके सरकार बना ली जाए, तो विपक्ष उसे ऑपरेशन लोटस कहता है। वही बीजेपी समर्थक इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी से नाराज है तो किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो उसका यह व्यक्तिगत फैसला है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक रास्ता चुनने का अधिकार है। इसलिए ऑपरेशन लोटस शब्द जितना लोकप्रिय है उतना ही विवादित भी है, क्योंकि एक तरफ इसे राजनीतिक कौशल माना जाता है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के लिए खतरा। लेकिन इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर कहां से हुई? तो इसका जवाब हमें 2008 साल में मिलता है। साल 2008 कर्नाटक विधानसभा चुनाव। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की जरूरत थी और यही से एक नए राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत हुई। कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया, कुछ ने पार्टी बदली, कुछ ने दोबारा चुनाव लड़ा और आखिर में बीजेपी ने सरकार बना ली। विपक्ष ने इसी को ऑपरेशन कमला का नाम दिया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगले 15-20 सालों में यही शब्द राष्ट्रीय राजनीति का सबसे चर्चित विषय बन जाएगा। लेकिन ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसके बाद यही मॉडल अलग अलग राज्यों में दिखाई देने लगा। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों में चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दिए और हर बार एक ही सवाल पूछा गया, क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? और यही से ऑपरेशन लोटस शब्द लगातार चर्चा में आने लगा। अगर ऑपरेशन लोटस की बात करनी है तो महाराष्ट्र का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र ने भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाएं देखी है। सबसे पहले शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे द्वारा बनाई गई पार्टी, महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम। साल 2022 में एकनाथ शिंदे के साथ एक बड़ा गुट अलग हो गया, सरकार बदल गई। बाद में पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी विवाद हुए। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी। अजित पवार के साथ एक बड़ा गुट अलग हो गया और एक बार फिर राजनीतिक समीकरण बदल गए।
विपक्ष का कहना था कि इन सब का फायदा बीजेपी को हुआ, इसीलिए उन्होंने इसे ऑपरेशन लोटस कहा। लेकिन बीजेपी का जवाब अलग था। उनका कहना था कि अगर किसी पार्टी के लोग खुद ही नाराज है तो उसके लिए बीजेपी को दोष क्यों दिया जाता है। और यही से असली बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी पार्टी एक दिन में नहीं टूटती। उसके पीछे वर्षों की नाराजगी होती है, नेतृत्व को लेकर सवाल होते हैं, पदों को लेकर असंतोष होता है और कई बार अलग पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर मतभेद होते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन तोड़ रहा है, सवाल यह भी है कि पार्टी टूटने जैसी स्थिति पैदा ही क्यों होती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या हर बार सिर्फ बीजेपी को दोष देना सही है? क्योंकि अगर कोई पार्टी मजबूत है, उसका नेतृत्व सक्षम है, कार्यकर्ता संतुष्ट है, तो उसके नेता और विधायक इतनी आसानी से क्यों चले जाएंगे? यही भी सोचने वाली बात है ना। उदाहरण के लिए कई क्षेत्र पार्टियों में पर परिवारवाद के आरोप लगे, कुछ पार्टियों में फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रह गए, कुछ जगह पुराने नेताओं को नजरअंदाज किया गया, कुछ जगह पर नेतृत्व को मौका ही नहीं मिला और फिर नाराजगी बढ़ती चली गई। ऐसे समय अगर कोई दूसरी पार्टी उन्हें अवसर देती है तो कुछ नेता वहां चले जाते हैं। और इसलिए इस कहानी को सिर्फ काला या सफेद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तविकता अक्सर बहुत जटिल होती है। एक तरफ राजनीतिक रणनीति होती है तो दूसरी तरफ पार्टियों की आंतरिक कमजोरियां भी होती है। और शायद इसी वजह से ऑपरेशन लोटस इतना सफल रहा, क्योंकि सिर्फ बाहर से हमला करके कोई किला नहीं गिरा था। किला तब गिरता है जब अंदर से दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। अब मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताता हूं और हो सकता है आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी बहस में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को ही भूल रहे हैं हम, वो है मतदाता। क्योंकि आखिर लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक कौन है? जनता ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति वोट डालता है तो वह व्यक्ति चुनता है या पार्टी चुनता है? हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पार्टी देखकर वोट देते हैं, चुनाव चिन्ह देखकर वोट देते हैं, पार्टी के नेता को देखकर वोट देते हैं, विचारधारा देखकर वोट देते हैं। फिर अगर कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव जीतकर आया और वो 2 साल बाद दूसरी पार्टी में चला गया, तो मतदाता की क्या गलती है? जिसने शिवसेना को वोट दिया उसका विधायक दूसरी पार्टी में चला गया, जिसने कांग्रेस को वोट दिया उसका नेता दूसरी पार्टी में चला गया, जिसने राष्ट्रवादी को वोट दिया उसका प्रतिनिधि किसी और झंडे के नीचे खड़ा हो गया। तो फिर इस मतदाता के लिए वोट की कीमत कहाँ रह गई? मेरे अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को पार्टी बदलनी है तो जरूर बदलनी चाहिए। लोकतंत्र में उसे यह अधिकार है, लेकिन पहले उसे इस्तीफा देना चाहिए, दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए और फिर यह जनता का जनादेश लेना चाहिए। अगर जनता उसे दोबारा चुनकर भेजती है तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनता की राय लिए बिना सीधा पार्टी बदल लेना मुझे व्यक्तिगत रूप से सही नहीं लगता, क्योंकि जनता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चुनती ना, जनता पार्टी चुनती है और उस फैसले का सम्मान होना चाहिए। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑपरेशन लोटस से भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या कमजोर? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि समर्थक कहते हैं कि यह राजनीतिक कौशल है, विपक्ष कहता है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन अब एक आम नागरिक के रूप में मेरी चिंता कुछ और है। मुझे चिंता है कि मतदाता के भरोसे की, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ वोटिंग पर नहीं चलता, लोकतंत्र भरोसे पर चलता है। लोगों का भरोसा होता है कि उन्होंने जो जनादेश दिया है वह अगले 5 साल तक कायम रहेगा, उन्होंने जिस पार्टी को चुना है वह उनके वोट का प्रतिनिधित्व करेगी। लेकिन अगर चुनाव खत्म होने ही सारा खेल शुरू हो जाए तो धीरे धीरे लोगों का भरोसा कम हो सकता है। और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या होगी? तो वह होगी लोगों का भरोसा खो देना। और इसलिए मुझे लगता है कि आज चर्चा सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी या दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं होनी चाहिए। चर्चा मतदाता के अधिकार की होनी चाहिए, चर्चा जनादेश के सम्मान की होनी चाहिए। क्योंकि सरकार किसी की भी बने, पार्टी कोई भी जीते, लेकिन आखिर में लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। और लोकतंत्र तभी बचता है
जब मतदाता को लगता है कि उसके वोट की कीमत है। और शायद ऑपरेशन लोटस के पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल भी यही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सच में चुने हुए विधायक या सांसद को कार्यकाल खत्म होने से पहले पार्टी बदलने का अधिकार होना चाहिए? अगर जनता किसी एक पार्टी को वोट देती है तो क्या चुने हुए प्रतिनिधि का दूसरी पार्टी में जाना सही है? अगर पार्टी बदलनी है तो क्या दोबारा चुनाव करना अनिवार्य होना चाहिए? और क्या ऑपरेशन लोटस एक राजनीतिक रणनीति है या लोकतंत्र के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसे ही गहराई से किए गए विश्लेषण और कॉमन मैन के नजरिए से देखे गए विषयों के लिए द कॉमन मैन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।